प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए अपनी इस वीडियो में कक्षा 7 के पाठ 5 जिसका नाम है रेशों से वस्त्र, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम सभी अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। उसका 1 में देखिए आप, निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना है, प्रश्न है कि ऊन का रेशा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प देखेंगे, क में है बकरी, ख में लामा, ग में अल्पेका और घ में कीट। आपका उत्तर यहाँ पर घ है बच्चों। कीट से ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जाता है। आप इस प्रश्न के सही उत्तर को नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न जो अब आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। आपने 4 प्रकार के रेशम के बारे में जाना था। इसमें से आपको देखना है कि एक कौन सा प्रकार नहीं लिखा हुआ है, कोई दूसरा नाम उसके बदले लिख दिया गया है। पहला है क मलबरी, दूसरा तसर, तीसरा मूंगा और चौथा घ का विकल्प है कीट। से आंसर जो है वह चौथा कीट होगा, क्योंकि 4 प्रकार के रेशम के जो प्रकार हैं वह है मलबरी, तसर, मूंगा और एरी सिल्क। लेकिन यहाँ पर एरी सिल्क के जगह पर कीट दे दिया है, जो कि गलत है। बच्चों, अगले तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, रेशम का कीड़ा है। विकल्प है क कैटरपिलर, ख कोकून, ग शलभ और घ इनमें से कोई नहीं। रेशम कीड़ा है। आप देखिए, इन सबों में से हमको देखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वह है क कैटरपिलर। ये जो हमारा विकल्प है यही हमारा आंसर है बच्चों। आप इसको ध्यान से देखिए, आंसर हमारा क्या होगा, कैटरपिलर, क। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता है। याक, ऊंट, बकरा, कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता है। क याक, ख ऊंट, ग बकरा और घ कुत्ता। तो हमारा आंसर इसमें होगा घ कुत्ता, क्योंकि इसके बाल से ऊन नहीं बनते हैं। हाँ, तो बच्चों, इस तरह से जो है आपने इन सारे आंसर्स को देखा। हम अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला है खाली स्थान एवं खाली स्थान से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं। खाली स्थान एवं खाली स्थान से, यानी डैश एवं डैश से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो 2 प्रकार के जांतव रेशे हैं, दोनों में एक एक का नाम लिखा जा सकता है। तो पहला में क्या होगा भाई, पहला में होगा भेड़, और दूसरा में क्या भरेंगे, दूसरे खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, रेशम कीट। रेशम कीट, ये जो है हमारा हुआ। पहला में हमारा भराएगा भेड़ और दूसरा में भराएगा रेशम कीट। ठीक है, चलिए अब हम जो है पुनः दूसरा देखते हैं। ऊंट के
खाली स्थान का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। दूसरे में आंसर हम देखेंगे, ऊंट के खाली स्थान का उपयोग, तो ऊंट के क्या होगा, ऊंट के बाल का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बाल, बॉकर बालो, बाल। ठीक है। तीसरा, ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः खाली स्थान मौसम में किया जाता है। तो यहाँ बच्चों आपको बताया गया था कि ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः गर्मी, हम क्या यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, गर्मी, गर्मी के मौसम में किया जाता है। ठीक है। चौथा, सामान्य रेशम कीट डैश है। तो सामान्य रेशम कीट को हम क्या बोलते हैं भाई, कैटरपिलर। सामान्य रेशम कीट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटरपिलर, कैटरपिलर, कैटरपिलर। पांचवा, रेशम कीट खाली स्थान की पत्तियों पर पलते हैं। यहाँ इसका आंसर होगा बच्चों, देखेंगे शहतूत, शहतूत। ठीक है बच्चों, पांचवा का आंसर क्या होगा, शहतूत। छठा, रेशम रेशे डैश के बने होते हैं। तो रेशम रेशे अभी भी आपने दोहराया था कि रेशम रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इसको भी नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग देखेंगे, इसमें खंड अ से खंड ब का सही मिलान करना है बच्चों। अब देखिए, तीसरा में खंड अ में 4 विकल्प हैं और उसी तरह से खंड ब में भी 4 विकल्प हैं। पहला है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में हम जो है इसको देखेंगे बच्चों। अभिमार्जन में क्या होता है, आपने इस प्रोसेस को जाना गया था कि जब ऊन की कटाई होती है तो उसको जो है सफाई की जाती है। तो अभिमार्जन के लिए जो हम बनाएंगे ये होगा घ, काटी गई ऊन की सफाई। ध्यान से आप इसके को लगाएंगे। दूसरा है शहतूत की पत्तियाँ। शहतूत की पत्तियाँ जो है, इसमें हम देखेंगे बच्चों, ये इसको लगाएंगे रेशम कीट का भोजन। ठीक है, शहतूत की पत्तियों को हमने किससे लगाया, रेशम कीट का भोजन। तीसरा है याक। याक जो है ये क्या है, तो ऊन देने वाला जंतु है। याक क्या है बच्चों, ऊन देने वाला जंतु है। और फिर अगला हम देखेंगे कोकून, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। इस तरह से हमने अलग अलग रंगों से आपको सबों को लगा करके हमने दिखाया है। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, जिनमें कि अब प्रश्नों के लघुत्तरीय उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखें जिनसे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आपने इस चैप्टर में तो पढ़ा है बहुत सारे जानवरों के नाम, इसमें से किसी 2 का लिखना है। तो हमने आंसर में इसे पहला लिखा है भेड़ और दूसरा याक। इसके अलावा और भी बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे बकरी, अल्पेका आदि, ऊंट आदि आदि।
आप इसको लिख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप इसमें देखेंगे, प्रश्न है कि रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आप देखेंगे, औद्योगिक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर रेशम के धागे को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से रेशम कीट का पालन करने को हम रेशम कीट पालन कहते हैं। बच्चों, हमने अपने वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि रेशम कीट पालन, जिसे अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहते हैं, यह बहुत मुख्य प्रश्न है, इसे याद करना है ना। तो इस तरह से हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर को आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने के काम में आता है। इसका आंसर देखिए, आप जानते भी हैं कि भेड़ के शरीर पर 2 तरह के बाल होते हैं। एक सिर के पास दाढ़ी के समीप के मोटे, रूखे और कड़े बाल, और दूसरा त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बाल। लेकिन ऊन के तंतु त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बालों से ही बनाया जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, क्योंकि दाढ़ी के कड़े बाल से ऊन जो बनेगा वह बहुत ही कड़ा होगा और वह रेशे के रूप में परिणत नहीं हो पाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे बच्चों कि ऊन तंतु से ऊन निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये कई एक चरणों में जो है बटी हुई होती है। आप जानते हैं कि जब भेड़, बकरी, याक या किसी अन्य जंतु के शरीर से ऊन को काट लिया जाता है, तो काटने के बाद ये ऊन जमा किए जाते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में तो ऊन निर्माण की मुख्य स्रोत जो है वह भेड़ ही है, और गर्मी के मौसम में उसके शरीर पर से, है ना, उनके बालों को काटा जाता है। बाल काटने के समय शरीर के ऊपर का मृत चमड़ा भी जो है उसके साथ होता है। तो कटाई के बाद जब ऊन को काट करके अलग किया जाता है, तो उसका जो पहला चरण है वह है अभिमार्जन या मंजाई। अभिमार्जन या मंजाई में इस त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाल करके धोया जाता है। बच्चों, क्यों धोया जाता है? क्योंकि भेड़ के शरीर पर धूल, चिकनाई, गंदगी आदि लगी हुई हो सकती है, इसलिए इसे हटाने के लिए उसे धोया जाता है, जिसे मंजाई कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है छटाई। इसमें भेड़ के चमड़े सहित बालों से विभिन्न प्रकृति के बालों को कारखाने के अंदर अलग अलग किया जाता है। बड़े बाल, छोटे बाल, इसको छांट करके अलग किया जाता है। फिर तीसरा प्रोसेस है धोना और सुखाना। इस प्रकार से अलग अलग लंबाई के बालों को जो अलग कर लिया गया, तो उसे फिर से जो है धोया जाता है और सुखाया जाता है। चौथा प्रोसेस है रंगाई। बच्चों, आप जानते हैं कि भेड़ के जो बाल या तंतु होते हैं, यह तो मेनली मुख्य रूप से 3 ही तरह के हो सकते हैं, उजले, काले या भूरे बाल। लेकिन आप जो देखते हैं कि रेशमी जो वस्त्र होते हैं अथवा ऊन जो होते हैं, अनेक रंगों के होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो इसे अलग अलग रंगों में रंगने की क्रिया को ही जो है रंगाई कहा जाता है। और अंतिम क्रिया है रीलिंग करना, यानी उसे समेट करके बंडल बनाना। तो यह जो है, इस क्रिया में क्या होता है कि रेशों को जब रंग दिया जाता है, उसके बाद उसको सीधा करते हैं, सुलझाते हैं और उससे फिर धागे बनाए जाते हैं, और फिर कागज़ के रील के ऊपर या लकड़ी के रील के ऊपर उन्हें जो है एक साथ लपेटा जाता है। यह क्रिया जो है रीलिंग की क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार ऊन तंतु से ऊन को प्राप्त किया जाता है।
चलो बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। यह है कोकून क्या है और रेशम कीट किस प्रकार कोकून को बनाते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र में जो अंडे से है ना लार्वा निकलता है, उसे ही हम रेशम कीट कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। यह कैटरपिलर अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर के चारों ओर प्रोटीन के बने रेशम रेशे से एक आवरण बनाते हैं, जिसे कि हम कोकून कहते हैं। आंसर आप देख सकते हैं, ये जो है रेशम कीट या कैटरपिलर के द्वारा अपने शरीर के चारों ओर, ठीक है ना। मेन दूसरा जो पॉइंट है वह है प्रोटीन के बने रेशम रेशे से बनाए गए आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसको कोकून कहते हैं। ये कोकून, ठीक है। रेशम कीट कैसे बनाते हैं कोकून को, अब हम इसके बारे में समझेंगे, है ना बच्चों। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि रेशम कीट प्रारंभ के दिनों में शहतूत की पत्तियों को खूब खाता है, लेकिन मॉल्टिंग की चौथी क्रिया में 4 मॉल्टिंग होते हैं, तो अंतिम मॉल्टिंग में 3 दिनों तक वह खाना छोड़ करके अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा घुमा करके मुंह से प्रोटीन के बने पतले तार को स्रावित करता है, और यह तार जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो सूख कर कठोर हो जाता है, और कठोर होकर रेशम रेशे का निर्माण करता है, और यह उसके शरीर के चारों ओर लिपटता जाता है, और लगभग अंडाकार हल्के सफ़ेद क्रीमी कलर का और हल्के सफ़ेद रंग का जो है वह एक अंडाकार संरचना बनाता है, जो हल्का कठोर होता है ऊपर से। बच्चों, इसे ही कोकून कहते हैं। तो आप समझ गए बच्चों कोकून का निर्माण कैसे होता है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे बच्चों, यह है कि प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है। आंसर में देखिए, प्राकृतिक और संश्लेषित रेशा का अंतर, पहला तो यह है कि प्राकृतिक रेशा प्रकृति से उत्पन्न चीज़ों से बनते हैं, जैसे पौधों से अथवा जंतु से बनते हैं, लेकिन कृत्रिम रेशा जो है ये क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के रसायनों से, है ना, मानव कृत्रिम या संश्लेषित रेशे को बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि प्राकृतिक रेशा जो होता है सामान्य रूप से मुलायम, और इसके बने कपड़े जो होंगे वो मुड़े तुड़े होते हैं, रिंकल फ्री नहीं होते हैं, है ना, सीधे नहीं होते, सलवटें होती है इस पर। लेकिन संश्लेषित रेशा चमकदार, मुलायम और रिंकल फ्री होता है। वॉश एंड वियर इसको भी कहते हैं हम लोग, धो और पहनो, है ना। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे हैं उसको उसके ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ता है, सीधा करने के लिए उसे आयरन करवाना पड़ता है। और तीसरा और अंतिम कारण जो हम दे सकते हैं मुख्य रूप से, कि प्राकृतिक रेशा देर से आग पकड़ता है, जबकि संश्लेषित रेशा जल्दी से जलने लगता है बच्चों। तो ये 3 कारण आप ये रेशे को दे सकते हैं। जबकि ऐसे तो किताब में आपको प्राकृतिक रेशम और संश्लेषित रेशम के अंतर के बारे में बताया गया है बच्चों, लेकिन प्रश्न में कर दिया है प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला अंतिम प्रश्न जो है बच्चों यह है कि सलमा अपनी चाची के साथ बाजार गई और वहाँ उसने दुकान में प्राकृतिक रेशमी साड़ी और संश्लेषित रेशमी साड़ी को देखा, लेकिन प्राकृतिक रेशमी साड़ी का मूल्य संश्लेषित रेशमी साड़ी के मूल्य से अधिक पाया। इसका क्या कारण है बच्चों। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में काफ़ी अधिक जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें मजदूर का मूल्य भी अधिक लगता है, साथ ही साथ इसका उत्पादन, है ना, प्राकृतिक परेशानी कठिनाइयों से भरा होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, उत्पादन में समय लगता है, इस कारण इसका मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि संश्लेषित रेशे कारखानों के अंदर आसानी से बना लिए जाते हैं बच्चों, इसलिए इसका मूल्य कम होता है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप इस प्रकार अभ्यास के इन सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में हल कर लेंगे। वीडियो को रोक रोक करके आप इसके आंसर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे
और इसकी भली प्रकार से तैयारी करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है बच्चों, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।